हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, अभी तक 830 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को मिला के टोटल 830 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीजें अपडेट होती रहें। आपको बता दें, बिहार टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कल आया था और आपको जो है टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों के माध्यम से नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया गया। अगर आप लोग तत्काल प्रभाव से कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज आती है तो आपका ये अपना नॉलेज कॉर्नर परिवार टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता है। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है वीडियो भी आपको बना के दे दिया जाता है। लेकिन टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप उससे भी जुड़ जाइए। और अगर आप इन सब चीजों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन श्वसन बुकलंग द्वारा तथा उत्सर्जन कोक्सल ग्लैंड द्वारा करता है? इसको हम लोगों ने कल देखा था। इसका जो सही जवाब था वो था एक मिनट, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन ए, पेरीपेटस। पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है और ये जो है रिस्पायरेशन बुकलंग्स के द्वारा और एक्सक्रेशन कोक्सल ग्लैंड के द्वारा करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। आज का हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बाद हम कल के वीडियो के कमेंट लेंगे, आप लोग बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ डेंटिशन इज क्रोकोडाइल इज। घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास होता है, एक्रोडोंट, ब्यूनोडोंट, प्लूरोडोंट या फिर थीकोडोंट। तो घड़ियाल जो होता है इसमें थीकोडोंट होता है। थीकोडोंट और किसमें होता है? थीकोडोंट ह्यूमन में भी देखने को मिलता है, मैमल्स में भी थीकोडोंट ही आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें एक्रोडोंट, तो एक्रोडोंट प्रकार का दंत पाइलोजेनेटिक्स में पाया जाता है और इसके अलावा ब्यूनोडोंट जो है ये सूअर में देखने को मिलता है। ब्यूनोडोंट किस में देखने को मिलता है? सूअर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्यूनोडोंट किस में पाया जाता है? सूअर में पाया जाता है, ठीक है। बाकी घड़ियाल में कैसा थीकोडोंट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली पिस्ड होती है यानी बीवी पैरस होती है? हिप्पोकैम्पस, स्कॉलियोडॉन, रोहू या प्रोटोपटेरस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉलियोडॉन, जिसे आप डॉग फिश या फिर शार्क के नाम से जानते हैं। इसी को स्कॉलियोडॉन कहा जाता है और ये बीबी पैरस होती है, ठीक है। कैसी होती है? बीबी पैरस। बात करें हिप्पोकैम्पस की, जिसे सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा रोहू, लेवियो रोहिता, ये कल्टीवेशन में उपयोग किया जाता है और प्रोटोपटेरस ये अफ्रीकन लंग फिश है। क्या है? अफ्रीकन लंग फिश है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग हिप्पोकैम्पस की, तो यह सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है और यह भारत एवं अन्य महासागरों में अस्थायी बोनी फिश है। ये कैसी है? ये बोनी फिश के अंतर्गत आती है। कैसे आती है? बोनी फिश। इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। इसका मुख जो होता है वो कुछ हॉर्स के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है, ठीक है। स्कॉलियोडॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे डॉग फिश कहते हैं। या प्रकृति से लड़ाकू और शिकारी मछली होती है। शार्क का नाम आप सबने ही सुना होगा कि किस तरह से ये मतलब मांसाहारी होती है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगर आप बिहार टीआरई एग्जाम, DSSB का एग्जाम या फिर आप उत्तर प्रदेश पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे सारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है विद प्रूफ, विद अच्छे क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रम ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रेट ऑफ फ्रॉग इज। मेढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है। मेढक की आदर्श कशेरुका का, कह सकते हैं टिपिकल वर्टिब्रा का सेंट्रम कैसा होता है? एसीलियस, प्रोसीलियस, एम्फीसीलियस या फिर एम्फीसीलियस या फिर एम्फीप्लाइटॉन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसीलियस। मेढक की आदर्श कोशिका का सेंट्रम अग्रगर्ती यानी कि प्रोसीलियस होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मोनोकॉन्ड्राइल झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है। मोनोकॉन्ड्राइल झिल्लीनुमा दंत रहित कपाल किसमें पाया जाता है? तो मोनोकॉन्ड्राइल, जितने भी मोनोकॉन्ड्राइल कपाल होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। इसमें से बर्ड्स कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कबूतर।
ये कहाँ देखने को मिलता है? कबूतर में। वहीं बात करें मेढक में, तो मेढक के जो स्कल्स होते हैं वो त्रिकोणीय और पार्श्व में चपटा होता है। टेडपोल अवस्था में केवल इनमें उपास्थि का बना होता है जिसे कॉन्ड्रोक्रेनियम कहते हैं, लेकिन एडल्ट में कार्टिलेज हड्डी में परिवर्तित हो जाता है और इस हड्डी को मेम्ब्रेन्स बोन या इम्बेंसिंग बोन बन जाता है। ठीक है, मेढक में क्या होता है, इनका जब लार्वा अवस्था होता है तब इसमें त्रिकोण आकार का थोड़ा सा चपटा हुआ, टेडपोल अवस्था में इनमें जो है कॉन्ड्रोक्रेनियम पाया जाता है, यानी कपाल थोड़ा सा पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में ये कपाल जो है ये हड्डी में चेंज हो जाता है, जिस हड्डी को मेम्ब्रेनस बोन या फिर इम्बेसिंग बोन कहा जाता है, तो इसमें ये कपाल जो है गायब हो जाता है। अगर बात करें मानव की, तो मानव हम लोग हैं और इसके बारे में आप जानते होंगे कि मानव की जो गर्दन होती है या जो है मानव का जो कपाल होता है वो गर्दन के ऊपर स्थित होता है। इसका ऊपरी भाग दृढ़ता पूर्वक अस्थायी रूप से जुड़ी हुई 8 अस्थियों का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसे कपाल यानी कि क्रेनियम कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क इसी के भीतर जो है सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के ऊपरी एवं नीचे के जबड़े तथा कनिष्ठिका अस्थि सहित 15 अस्थियां होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कान के भीतरी भाग के कान के पर्दे के पीछे एक के बाद 3 बहुत छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। अगर पूछा जाए कि मानव में टोटल मतलब स्कल्स में, खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल हड्डियां 29 होती हैं। कितनी होती है? 29 होती है। 8 सिर में होते हैं, 14 फेस में होते हैं, 1 हवाइड बोन होता है और 6 कान में होते हैं। ठीक है, 8, 14, 1 और 6 टोटल 29 बोन होते हैं, 1 हवाइड बोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है सरीसृप जंतुओं का युग है। एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज। सरीसृप जंतुओं के एज को किस नाम से जाना जाता है? पेलियोजोइक, कार्बोनिफेरस, मीजोजोइक या फिर आर्कियोजोइक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीजोजोइक। सरीसृप जंतुओं के एज को मीजोजोइक कहा जाता है। अगर बात करें पेलियोजोइक, तो इसमें कैम्ब्रियन यानी कि पूरा जीव को अध्ययन किया जाता है। डेवोनियन में मछलियों का युग कहा जाता है, डेवोनियन में मछलियों का। आर्डोविशियन में आकशेरुकी का युग है, आर्डोविशियन, अगर आकशेरुकी का युग पूछ ले तो आर्डोविशियन है। जुरासिक, इसी को सरीसृप का युग कहा जाता है, जुरासिक या फिर मीसोजोइक को सरीसृप का युग कहा जाता है। इयोसीन को स्तनियों का युग कहा जाता है। अगर पूछा जाए स्तनियों का युग कौन सा होता है, तो इयोसीन। ठीक है, मीसोजोइक जो कल्प है ये जुरासिक पीरियड के अंतर ही आता है, इसलिए मीसोजोइक और जुरासिक दोनों को ही सरीसृप का युग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कार्बोनिफेरस, ये एम्फीबियंस एज है, एम्फीबियंस। और आर्कियोजोइक महाकल्प, इसमें ज्वालामुखी और जीवाश्म रहित था। ठीक है, इसमें ज्वालामुखी और जीवाश्म रहित था आर्कियोजोइक में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। हम भी आपके कमेंट का वेट करते रहते हैं, जैसे आप वीडियो का वेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालकर एक कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो आप लोगों का इतना अच्छा सहयोग और सपोर्ट प्राप्त हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बने ही रहते हैं, जैसे BWU। उसके अलावा बात करें नीलम यादव, ज्योति मौर्य जी, ये लोग कंटिन्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बने रहते हैं, मनु अंसारी जी। लेकिन आज एक न्यू कमेंट आया हुआ है मोहम्मद दीपक जी का। देखिए, वीडियो को लगभग 100 से 150 लोग एक दिन में ही देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम होती है मैं नहीं समझ पाती हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करिए, आप वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। क्या दिक्कत है आपको? पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अपना कीमती समय निकाल के इतना तो दे सकते हैं ना। वीडियो पे आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा तो मांगा नहीं जा रहा है। सब्सक्राइब आप लोगों की कृपा से दिन रात बढ़ ही रहे हैं। आपका ये परिवार बड़ा होता जा रहा है। आप लोग का मतलब आप लोग की ही मेहनत है, आप लोग का ही योगदान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी मेहनत है, आप लोग का ही योगदान है, लेकिन प्लीज आप लोग कमेंट भी किया करिए। देखिए, आज एक नया कमेंट आया मोहम्मद दीपक जी का। इन्होंने लिखा है, अरे नंबर ऐड कर दो मैम, क्लास जो है क्लास ढूंढने में दिक्कत होती है, कौन सी क्लास किस टॉपिक से है। तो ये इनका जो कमेंट आया है ना, ये हमारे इसी चैनल पे होमगार्ड की भी तैयारी करवाई जाती है। इन्होंने होमगार्ड के GS वाले वीडियो पे जो है ये कमेंट किया है। अगर आप लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है 30 से 40 नंबर में, कहीं कहीं 30 नंबर, कहीं कहीं 40 नंबर में GS GK भी आता है। तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके छोटे भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कोई UP होमगार्ड की तैयारी कर रहा हो तो उन तक ये वीडियो भी पहुंचा दीजिए, ये चैनल जो है शेयर कर दीजिए। देखिए, हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आजकल आपको करंट से भी अपडेट करवा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बनाकर। तो आप लोग उसे भी देखा करिए, और वो एफर्ट आपको कैसा लग रहा है अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करिए। आपके फीडबैक का हम इंतजार करते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हम आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया और करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से अपने आप को सुधार सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक,
तो आप लोग कोशिश क्या करिए कि हम जानते हैं आप लोग का समय बहुत कीमती है, एग्जाम पास है, एग्जाम का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि एक कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। हम आपसे कोई पैसा कोई चार्ज तो मांग नहीं रहे, बस आपसे एक कमेंट ही करने के लिए कह रहे हैं, प्लीज कमेंट कर दिया करिए, ठीक ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्लिडोइक अंडे अभिलक्षणिक होते हैं। क्लिडोइक एज आर कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड, इंसेक्ट्स या फिर फिशेस। किसके होते हैं क्लिडोइक एग जो होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है कि क्लिडोइक अंडे जो हैं ये सरीसृप और पक्षियों की विशेषताएं होती हैं। क्लिडोइक का तात्पर्य बॉक्स जैसी संरचना से है, ठीक है, जैसे बॉक्स जैसी जो संरचना होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसमें होते हैं? रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। अगला क्वेश्चन है इंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन इलेस्मोब्रेंकाई। इलेस्मोब्रेंकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन दिया है थायराइड, थाइमस एंड पैराथायराइड, पिट्यूटरी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन सी ग्रंथि है जो इलेस्मोब्रेंकाई फिश में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस एंड पैराथायराइड। थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये इलेस्मोब्रेंकाई फिश में अनुपस्थित होती, मतलब उपस्थित नहीं होती, अनुपस्थित होती है। इसका निर्माण भ्रूण के तृतीय गिल के एपिथेलियम से होता है तथा इससे थायराइड हार्मोन्स का निर्माण होता है तथा प्रतिरक्षा के लिए सहायक टी सेल के निर्माण में भी ये भाग लेती हैं। इसके अतिरिक्त बात करें प्यूज ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अग्नाशय ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड जो हैं ये इसमें पाई जाती हैं। जो नहीं पाई जाती वो कौन सी है? थाइमस ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पैक्टिन किसकी आंखों में पाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। पैक्टिन किसकी आंखों में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बर्ड्स। पैक्टिन जो है ये बर्ड्स की आंखों में पाया जाता है। ये इनके आंखों में, इनके आंतरिक आंखों का जो आंतरिक भाग होता है उसमें कुछ ऐसे कॉम्ब लाइक यानी कि कंघी के नुमा ऐसे संरचना होती है, इसी को पैक्टिन कहा जाता है। अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने इसका कार्य जो है नहीं निकाल पाया है, नहीं समझ पाए हैं इसका कार्य क्या होता है, ये अभी तक मतलब ज्ञात नहीं हुआ है। ये रेटिना की सतह को तीव्र प्रकाश से बचाती है ऐसा अनुमान लगाया जाता है और ये जो है बर्ड्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेमोरी ग्लैंड विदाउट टेस्टिस आर फाउंड इन, सॉरी टेस्टिस नहीं है यहाँ पे, टेस्ट है। बिना चूचक के स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। टीट्स है, टीट्स, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, थीरिया या यूथीरिया। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? जो आपने स्तन ग्रंथियों के ऊपर एक चूचक लगा होता है, एक टीट लगा होता है, इसमें ये नहीं पाया जाता। किसमें? ये चीज, ये वाली पॉइंट जो है नहीं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोथीरिया। प्रोथीरिया में निम्न कोटि के स्तनी होते हैं जो इन सरीसृपों जैसे रेप्टाइल्स होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं। इन्हें स्तनियों का पूर्वज माना जाता है। ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, ये अंडे देने वाले जीव होते हैं प्रोटोथीरिया में जो भी होते हैं। फिर भी इनमें जो है स्तन ग्रंथियां जो है मैमरी ग्लैंड उपस्थित होती हैं, लेकिन इसमें टीट्स जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है, चूचक जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। हाँ, तो प्रोथीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे बात करें मेटाथीरिया, तो मेटाथीरिया में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मार्सुपिलिया। क्या मार्सुपिलिया में, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो क्या कहते हैं, क्या नाम नहीं याद आ रहा यार, अरे जो अपने बच्चों को थैली में रखते हैं फिर उनको बड़ा करते हैं, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, कौन आता है मार्सुपिलिया के अंतर्गत? बस एकदम दिमाग में है, नाम याद नहीं आ रहा है। मार्सुपियंस एनिमल कौन से हैं? हाँ, कंगारू। कंगारू, कंगारू जो होते हैं ये मार्सुपियंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी इसका सही जवाब जो था वो था ऑप्शन बी हो गया था, ठीक है। बीबी पैरस में बच्चों को जन्म देने वाले वर्ग आते हैं, इसमें थीरिया आता है। थीरिया बीबी पैरस के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें यूथीरिया, तो यूथीरिया के जंतुओं में पूर्ण विकसित एलेक्टाइल की संरचना पाई जाती है जो प्लेसेंटा युक्त स्तनी होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन मैमल्स व्हिच लेज एग, स्तनधारी जंतु जो अंडे देते हैं। खरगोश, मैक्रोब्स, डक बिल्ड प्लेटिपस या व्हेल। स्तनधारी जो अंडे देते हैं, तो हमने बताया जो स्तनधारी अंडे देते हैं वो क्या होते हैं?
वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं। और इसमें से वो कौन सा है, तो खरगोश तो अंडे देता नहीं, हम सभी को पता है, ये बच्चे को जन्म देता है, मैक्रोब्स भी नहीं देगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डक बिल प्लेटिपस। डक बिल प्लेटिपस ये प्रोटोथीरिया यानी मोनोट्रीम्स के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रोटोथीरियंस होते हैं वो बच्चे ना देकर मैमल्स के अंतर्गत तो रहते हैं, क्योंकि इसमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन ये अंडे को जन्म देते हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस ये पाया कहाँ जाता है, तो ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। ठीक है, इकार्डिना के 4 मतलब डक बिल्ड प्लेटिपस और इकार्डिना की 4 और प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं, और ये सभी जो है अंडे देती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें उत्सर्जन के लिए एक क्लोएका पाया जाता है। अगर पूछा जाए ये उत्सर्जन किससे करते हैं, तो ये क्लोएका से उत्सर्जन करते हैं। इन्हें प्रोटोथीरिया के अंतर्गत रखा जाता है। अगला, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, पहला है नाजा वंगेरस। नाजा वंगेरस करेत को कहते हैं, करेत एक सांप है, आप लोगों ने सुना होगा, इसको नाजा वंगेरस कहते हैं। दूसरा है हेमिडक्टाइल्स फ्लेबिबिरिडिस। हेमिडक्टाइल्स फ्लेबिबिरिडिस ये छिपकली का नाम है। तीसरा है गेविएलिस गंगेटिक्स। गेविएलिस गंगेटिक्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, गंगेटिक्स यानी कि घड़ियाल, ये घड़ियाल का है। उसके अलावा लैकोफोरस मैक्यूलेटस। लैकोफोरस मैक्यूलेटस जो है ये पेड़ पर पाए जाने वाला मेढक होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गेविएलिस गंगेटिक्स जो है ये घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है। ठीक, बाकी नाजा वंगेरस करेत है, हेमिडक्टाइल्स फ्लेबिविरिडिस छिपकली है, रैकोफोरस मैक्यूलेट्स ये पेड़ पर पाया जाने वाला मेढक है। नाजा नाजा आप लोगों ने सुना होगा, नाजा नाजा कोबरा का होता है। और अगर सांपों में पूछा जाए कौन सा विष विहीन स्नैक है, तो अजगर। अजगर जो है ये विष विहीन होता है। ठीक है, अजगर का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम अजगर का अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो अजगर का साइंटिफिक नेम होता है पाइथेनिडी। पाइथेनिडी, ठीक है। समुद्र में पाए जाने वाले सांप जो होते हैं वो सबसे ज्यादा विषैले होते हैं, और विषहीन सांप जो होता है वो पाइथेनिडीन होता है। अब आपके लिए आज का मेरा जो होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन से जो स्नैक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक, जैसे स्नैक 2 प्रकार से कार्य करते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, एक ह्यूमोटॉक्सिक होते हैं। आपको बताना है कौन से स्नैक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसबोन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इच्छा शक्ति यानी बिसबोन किस में पाया जाता है, पहला है एमनियोटा, एमनियोटा, रेप्टाइल्स या फिर फ्लाइंग बर्ड्स। बिसबोन किस में पाया जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे फर्कुला कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं फर्कुला, फर्कुला कहते हैं। इसी फर्कुला को ना बिसबोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये वाई आकार के होते हैं। यह बोन पक्षियों के गले व वक्ष के दाईं ओर स्थित होते हैं, और यह पक्षियों के उड़ने में सहायता करते हैं। जितनी भी फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उसमें वाई आकार का एक बोन पाया जाता है जिसे बिसबोन कहा जाता है, इसी को फर्कुला कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए पक्षियों के अलावा और ये किस में पाए जाते हैं, कि पक्षियों के अलावा डायनासोर में देखने को मिलते हैं। किसमें, डायनासोर में, डायनासोर में भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्कियोपेट्रिक्स का जीवाश्म किसने खोजा। आर्कियोपेट्रिक्स, इसे सरीसृप और रेप्टाइल के बीच की कड़ी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्राचीन पक्षी है, इसमें कुछ गुण रेप्टाइल्स के भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे सरीसृप और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। पूछा जा रहा है इसको खोजा किसने है, ऑप्शन दिया आपके सामने, एच स्पेंसर, ई हेकल, एंड्रियास बैगनर या फिर बी कुरियन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रियास बैगनर। एंड्रियास बैगनर जो है ये इन्होंने आर्कियोपेट्रिक्स के जीवाश्म की खोज की थी। आर्कियोपेट्रिक्स है क्या, तो ये एक पुरानी पक्षी है, अभी मैंने आपको बताया लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों में इसके जो है जीवाश्म प्राप्त हुए थे। इसके जीवाश्मों से अंदाजा लगाया गया कि ये सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपाद की अंगुलियां यानी जो पंजे होते हैं वो भी देखने को मिला। फिर भी यह पक्षी नहीं था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। ठीक है, पक्षी ही था, मतलब पक्षी था, मतलब इसमें सरीसृप के लक्षण पाए गए थे, जैसे सरीसृपों में लंबी पूंछ होती है, चोंच में दांत होते हैं, आगे के पंजे जो है क्लॉ जो होते हैं वो होता है, लेकिन इसके जो क्लॉ हैं वो पंखों में रूपांतरित हो गए थे, इसलिए इसको पक्षियों के अंतर्गत रखा गया। इसे सरीसृप और
रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा गया। इसकी खोज एंड्रियास बैगनर ने की थी। किसने? एंड्रियास बैगनर ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एम्पुला ऑफ लोरेंजी जो कुछ मछलियों में होता है एक है एम्पुला ऑफ लोरेंजी इन सम फिशेज इज एम्पुला ऑफ लोरेंजी है क्या, पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है? टेंगो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है या फिर एक सेक्स ऑर्गन है। तो एम्पुला ऑफ लोरेंजी जो है ये एक तापग्राही है, यानी कि एक थर्मो रिसेप्टर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विशेष लक्षण कॉन्ड्रिक्थिस और इलास्मोब्रांक फिशेज में देखने को मिलता है, जैसे आप लोगों ने स्कॉरियोडॉन वगैरह का नाम सुना होगा, इसमें जो है ये एम्पुला ऑफ लोरेंजी देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक फुसफुस मछली नहीं है, यानी लंग फिश नहीं है। तो 3 टोटल लंग फिश होती हैं, इसमें से कौन सा लंग फिश नहीं है? अगर आप लोग हमारा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो लंग फिश के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके। टोटल 3 प्रकार के लंग फिशेस पाए जाते हैं, जिसमें नियोसिरेडोसस, प्रोटोपटेरस, लेपिडोसाइरेन, ये तीनों आपकी लंग फिश हैं। सार्डिनेला ये आपका लंग फिश नहीं है। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया। गैनॉइड स्कल्स पाए जाते हैं लेबियो में, एंगुला में, एमिया में या फिर लेपिडोस्टियस में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेपिडोस्टियस में। गोनाइड स्केल लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसे गोनाइड फिशेस भी कहा जाता है। ठीक है, गोनाइड स्केल्स टाइल नुमा होते हैं। टाइल जैसे आप लोगों ने घरों में टाइल लगा हुआ देखा होगा, कुछ इस तरह से टाइल के आकार के होते हैं और ये गोनाइड फिश यानी कि लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया गया है, ये देखिए जैसे घरों में टाइल देखने को मिलती है वैसे ये होता है। अगला क्वेश्चन, जिराफ में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इन जिराफ इज 17, 7, 27 या 37। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। जिराफ में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। यह लगभग सभी स्तनधारियों में समान होती है। समुद्री गाय जिसे सी काऊ कहते हैं उसमें 6 होती है और स्लॉथ में 8 होती है। बाकी लगभग सभी स्तनधारियों में ये 7 ही देखने को मिलती है। सी काऊ में कितने होते हैं? 6 और स्लॉथ में कितने होते हैं? 8। स्लॉथ क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, भालू की तरह एक एनिमल होता है स्लॉथ। ये पेड़ों पर उल्टा लटकता है और ये बहुत सुस्त एनिमल माना जाता है। पेड़ों के जिस पेड़ पे रहता है उसी पर साल 2 साल 10 साल बिता देता है और उसी की पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने में भी आलस करता है। ठीक है, ये बहुत सुस्त एनिमल माना जाता है। तो स्लॉथ में कितने ग्रीवा कशेरुकी होते हैं? 8 और सी काऊ में 6 होते हैं और बाकी लगभग सभी कशेरुकियों में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राणी जो ऊपर जबड़ा हिला सकता है, एनिमल्स व्हिच कैन मूव अपर जॉ, वो कौन सा है जो अपर जॉ को हिला सकता है? आप अपना अपर जॉ हिला के देखिए, क्या आप हिला पाएंगे? आप बताइए, क्या ह्यूमंस के अपर जॉ हिलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल, क्लेरियस या फिर मेढक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। मगरमच्छ के गले के पीछे एक कपाट यानी वाल्व होता है जिससे वो अपने ऊपरी जबड़े को आसानी से हिला सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या ह्यूमंस के ऊपरी जबड़े हिल पाते हैं या नहीं हिल पाते हैं। देखते हैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कैटाड्रोमस माइग्रेशन रिफर्स टू मूव टू फिश फ्रॉम। कैटाड्रोमस में मछलियां किधर से किधर जाती हैं? तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, मछलियां जो हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए 2 जगह गति करती हैं। एक बार फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाती हैं और एक बार मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आती हैं। अगर मछली फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जा रही है तो ये कैटाड्रोमस करती है। कैसा करती है? कैटाड्रोमस करती है। लेकिन वहीं अगर मछली फ्रेश वाटर मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आ रही है तो ये कैसा करेगी? ये एनाड्रोमस करेगी। कैसा करेगी? एनाड्रोमस करेगी। इसी मैराइन वाटर को साल्ट वाटर कहा जाता है, कहीं कहीं सी वाटर लिखा रहता है। ठीक है, अगर फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ जा रही है, साल्ट वाटर की तरफ जा रही है या सी वाटर की तरफ जा रही है तो इसे कैसे इसकी गति को क्या कहेंगे? कैटाड्रोमस कहेंगे। इसी का अपोजिट अगर मछली प्रवसन के मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आ रही है तो उसे एनाड्रोमस कहते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे?
कैटाड्रोमस आप याद कर सकते हैं CFS, या फिर आप याद कर सकते हैं CFM, कुछ भी याद कर लीजिए। CFM कैटाड्रोमस फ्रेश से सी वाटर, या फिर कैटाड्रोमस फ्रेश से मैराइन वाटर, या फिर साल्ट वाटर, जो भी आप जैसे भी याद कर पाइए, ये छोटा सा ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन। प्लेसेंटा इज फाउंड इन, प्लेसेंटा पाया जाता है प्रोटोथीरिया, रेप्टाइल्स, एबीज या यूथेरिया। तो प्लेसेंटा किस में पाया जाएगा? प्लेसेंटा जितने यूथेरियंस एनिमल होंगे उसमें देखने को मिलता है। इसके द्वारा भ्रूण एवं शिशु का पोषण मादा के गर्भाशय में ही होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है, आप लोगों ने देखा होगा। बच्चे का प्लेसेंटा माता के नाल से जुड़ी होती है, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। इसी को प्लेसेंटा कहा जाता है, और ये जितने यूथेरियंस एनिमल होते हैं उसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मछली खाने के लिए उपयुक्त नहीं है? वाल्गो, नोटोपेटेरस, टेट्राडॉन या फिर लेबियो। कौन सा खाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेट्राडॉन। टेट्राडॉन में शक्तिशाली स्क्लॉइड जहर पाया जाता है, इसलिए ये खाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें जहर पाया जाता है। इसका जो रंग है वो अलंकारिक मछली की तरह होता है, यानी ये बहुत सुंदर दिखती है, और मतलब लेकिन ये खाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो स्क्लॉइड होते हैं उसमें जहर पाया जाता है। ये बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका की नदियों में से एक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनोकॉन्ड्राइल स्कल्स इज फाउंड इन। मोनोकॉन्ड्राइल स्कल्स किसमें पाए जाते हैं? राना टिग्रीना, कैलोटिस, आर्कियोलैगस या फिर आर्किटोलैगस या फिर एलिफस। मोनोकॉन्ड्राइल स्कल जो है ये कैलोटिस में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कल्स दो प्रकार के होते हैं, डाइकॉन्डाइल और मोनोकॉन्डाइल। डाइकॉन्डाइल किस में पाया जाता है? राना टिग्रीना यानी मेढक में देखने को मिलता है। कैलिटोस कैलोटिस में मोनोकॉन्ड्राइल देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए ओरिकोगैलस में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें राइकोकॉन्ड्राइल देखने को मिलता है। राइकोकॉन्ड्राइल, ठीक है। जनरली मोनोकॉन्ड्राइल और डाइकॉन्ड्राइल ही होता है, लेकिन इसमें जो है एक स्पेशल प्रकार का आरिकोगैलस में ओरिकोगैलस में राइकोकॉन्ड्राइल देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूटेरस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ मददगार होता है। पक्षियों में जो यूरिक अम्ल और यूटेरस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ होता है वो किसमें मदद करता है? शरीर की गर्मी को संरक्षित करने में, शरीर के पानी को संरक्षित करने में, अधिक पानी को बाहर निकालने में, या शरीर के पानी को निकालने में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर के पानी को संरक्षित करने में। कंजर्विंग बॉडी वाटर इसमें जो है ज्यादा पानी इनके शरीर से ना निकले, इसीलिए ये लोग यूरिक एसिड के रूप में अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए ये यूरिकोटैलिक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरिंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। सिरिंग्स जो होता है वो पक्षियों में पाए जाने वाला उनका कैरेक्टर होता है, लेकिन सिरिंग्स किस बर्ड में, इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया है उनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो सिरिंग्स जो है ये लगभग सभी पक्षियों में पाया जाता है। ऐसी पक्षियां जो उड़ सकती हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। तो कोलंबा कबूतर को कहा जाता है, इसमें पाया जाएगा। सीटेकुलम में पाया जाएगा। ड्यूडाइनिम्स में पाया जाएगा। जबकि स्टूथो, जिसे आप शुतुरमुर्ग कहते हैं, ये ना उड़ने वाला बर्ड है, इसमें जो है सिरिंग्स नहीं पाया जाता है। जितने भी ना उड़ सकने वाली पक्षियां होती हैं उसमें सिरिंग्स नहीं पाया जाता है, और ये शुतुरमुर्ग है, आप सभी को पता है। शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले बर्ड में आता है। स्टूथियो में जो है सिरिंग्स नहीं पाया जाता है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लक्षणों में से एक प्रोथीरिया की सरीसृप बंधुता दर्शाता है। कौन सा प्रोथीरिया से संबंधित है? तो प्रेजेंस ऑफ क्लोएका ये प्रोथीरिया से संबंधित है। प्रोथीरिया अंडे देने वाले जंतु होते हैं, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोथीरिया और सरीसृप दोनों में अवस्कर छिद्र होता है, ठीक है। अवस्कर छिद्र यानी प्रेजेंस ऑफ क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका किसमें होता है? तो प्रोथीरिया और सरीसृप दोनों में होता है। सरीसृप में मलमूत्र तथा जनन के लिए एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्लोएकल छिद्र कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज स्तनधारी है, यानी कि एग लेइंग मैमल्स है? एग लेइंग मैमल्स कौन सा है? मंगूस, प्लेटिपस, व्हेल या फिर मोल? तो हम सभी को पता है एग लेइंग मैमल्स प्लेटिपस होता है। ये
अंडे को जन्म देता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा इकाइडिना, डक बिल प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोरिंकस कहा जाता है, डक बिल प्लेटिपस को ही ऑर्निथोरिंकस कहा जाता है। इकाइडिना भी एग लेइंग मैमल्स होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलोम फॉर्मेशन इज कॉर्डेटा इन, सिलोम फॉर्मेशन इन कॉर्डेटा इज, कोशिकाओं में देह गुहा का निर्माण होता है। साइजोसिलिक, इंटेरोसिलिक, प्रारंभ में साइजोसिलिक बाद में इंटेरोसिलिक, प्रारंभ में इंटेरोसिलिक बाद में साइजोसिलिक। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके सिलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका सिलोम पहले तो इंटेरोसिलिक रहता है, बाद में साइजोसिलोमिक हो जाता है। पहला कैसा होता है? इंटेरोसिलोमिक, और बाद में कैसा हो जाता है? साइजोसिलोमिक हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटोकॉर्डेट्स में आप लोगों ने देखा होगा एंटेरोसिलोमिक होता है, और जैसे उच्च कॉर्डेट्स में आप जाते हैं सीलोसिलोमेट हो जाता है। तो पहले कैसा रहता है? एंटेरोसिलोमेट, बाद में सीजोसिलोमेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन, फ्लोटिंग रिब्स किसमें पाया जाता है? फिशेस, मैमल्स, बर्ड या एम्फीबियंस। फ्लोटिंग रिब्स जब आप अपने रिब्स को देखेंगे, जब आपके आगे की तरफ जो ये स्टर्नम से रिब्स लगी होती है, इससे 12 पेयर रिब्स लगी होती है, ये इसे वक्ष कहा जाता है, शायद वक्ष। यहाँ पे जो है 10 जोड़ी जो रिंग है, ये टोटल होते हैं 12 पेयर होते। अरे यार ये क्या हो गया? ऐसे आपकी एक स्टर्नम होती है जो आपके सीने पे रिब्स पाया जाता है, सीने के ऊपर से वक्ष रिब्स शायद कहा जाता है, वक्ष कहा जाता है, वक्ष स्थल पे। ऐसे ये 12 जोड़ी रिब्स जो है यहाँ पे लगी होती है। 10 जोड़ी जो होती है ये स्टर्नम से लगी होती है, 10 जोड़ी स्टर्नम से लगी होती है, लेकिन 11वीं और 12वीं ऐसे फ्लोट करती रहती है। 1 मिनट रुक जाइए, गलत बन गया। 11वीं और 12वीं ऐसे फ्लोट करती रहती, ऐसे फ्लोट करती रहती है, ये स्टर्नम से सटी नहीं होती है। इसी को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। और ये किसमें पाए जाते हैं? ये मैमल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक। ये आगे से जो है स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये जो स्टर्नम वाला भाग है, जैसे सारे रिब्स आपने देखा होगा ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, लेकिन ये वाली रिंग्स होती है ये ऐसे स्वतंत्र रहती है, ये इससे जुड़ी नहीं होती है, ठीक है। और टोटल रिब्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। 11वीं और 12वीं जो है वो स्वतंत्र होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहे तो अभी अपने सीने के पास हाथ रखकर अपने नीचे सीने जहाँ रिब्स खत्म हो रहा है वहां पे स्टर्नम के साइड ऐसे हाथ रख के अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे वहां 2 रिब्स जो है आपको फ्लोट करती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खाद्य मत्स्य प्रजाति में स्कल नहीं पाया जाता है। किसमें जो है स्कल नहीं पाया जाता है? पहला है हाइपोथैलेमिक्स मोलिट्रिक्स, लेबियोरोहिता, चन्ना पैंक्टेटस या फिर ऑल्गो अट्टू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल्गो अट्टू। ऑल्गो अट्टू ये उत्तर प्रदेश में खाई जाने वाली सामान्य मछली है जो स्कल विहीन होते हैं, यानी इसमें स्कल्स नहीं पाए जाते हैं। लेबियोरोहिता जिसे रोहू कहा जाता है, ये इसमें पाए जाते हैं। टेंड्रॉन मछली ये बिसैली होती है, ये खाई नहीं जाती है। टेंड्रॉन दिया, अच्छा इसमें दिया ही नहीं है। दे दे आपसे टेट्राडॉन फिश के बारे में। टेट्राडॉन फिश कहाँ पे खाई जाती है? तो आपको बता दें टेट्राडॉन फिश जो होती है, टेट्राडॉन, ये अखाद्य मछली होती है, खाई नहीं जाती क्योंकि ये बिसैली होती है। अगला क्वेश्चन, हैंसन नोड इनमें से किस जीव प्रजाति में गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनता है? हैंसन नोड किसमें बनता है? तो हैंसन नोड जो है ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। बच्चों में गैस्ट्रुलेशन क्रिया के समय हैंसन नोड्स पाया जाता है। बच्चों में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान हैंसन के नोड जो है वो बनते हैं, ठीक है। इसका जो खोज है वो विक्टर हैंसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने? विक्टर हैंसन। और इसी के नाम पे इसका नाम जो है हैंसन नोड रख दिया गया। इसकी लक्षण क्या, मतलब इसकी विशेषता क्या है? ये विशेष प्रकार के घने धब्बे या फूले हुए स्थान होते हैं जो कि इसमें प्राथमिक यानी प्रिमिटिव ग्रुप के अग्र सिरे पर प्राथमिक गर्त यानी प्रिमिटिव पिट्स के सामने बनते हैं। इसका निर्माण पूर्व नोटोकॉर्ड तथा तंत्रिकीय नलिका की कोशिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी जीवों में फोरामेन मैग्नम घिरा होता है। फोरामेन मैग्नम किससे घिरा होता है? मैमल्स में। तो मैमल्स में जो फोरामेन मैग्नम होता है किससे घिरा होता है? तो वो घिरा होता है ऑक्सीपिटल, बेसियो ऑक्सीपिटल एंड बाई ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल, इससे घिरा होता है। ऑक्सीपिटल, एक्सो ऑक्सीपिटल, बाई ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन से घिरा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इन मैमल्स क्रोनॉइड्स प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द। स्तनधारियों में क्रोनॉइड्स उपांग हिस्सा है। स्तनधारियों में क्रोनॉइड्स उपांग किसका हिस्सा है? एक्सिस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, पेल्विक गर्डल या फिर लोअर जॉ।
सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी लोअर जॉ। क्रोनॉइड्स प्रोसेस निचले जबड़े में पाया जाता है। क्रोनॉइड है क्या, तो ये ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है लाइक अ क्रोन, यानी कि क्राउन, लाइक अ क्राउन यानी कि मुकुट की तरह। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ये लोअर जॉ में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, आज पता है आप लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, थोड़ा सा कहीं कहीं पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा गलत वर्ड मुंह से निकल रहा है, स्लिप, टंग स्लिप हो रही है। उसके लिए आज के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज क्या पता मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हो रहा है, इस चीज को मैं भी नोटिस कर रही हूँ। हो सके तो आज के वीडियो में ये चीजें अवॉइड करिएगा, कल से आपको फिर प्रॉपर वीडियो जैसे मिलता था वैसे मिलने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा प्रजातियों के जीवों से किस प्रकार समानता रखता है? पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा से किस प्रकार समानता रखता है? कहा जाता है ना पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा गया है। तो पेरीपेटस जो है ये आर्थ्रोपोडा से क्यों संबंध रखता है, मतलब इसमें आर्थ्रोपोडा के कौन से गुण पाए जाते हैं? तो जैसे आप लोगों ने आर्थ्रोपोडा में डॉर्सल और स्टेटल हृदय देखा है वो पाया जाता है। श्वसन ट्रेकिया आर्थ्रोपोडा का इसमें पाया जाता है। हिमोसील देहगुआ पाया जाता है, एनिटीना होता है, ये सब आर्थ्रोपोडा के गुण होते हैं। इसीलिए ये जो है आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा माना जाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा डॉर्सल ऑस्ट्रेटेड हार्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपूर्ण 4 कोशिकीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? अपूर्ण 4 कोशिकीय हृदय, अपूर्ण 4 कोशिकीय हृदय से क्या कहना है, मतलब ना उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जा रहा है ना उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जा रहा है। इनके बीच में मतलब 3.5 चैम्बर किसमें देखने को मिलता है? तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3.5 चैम्बर देखने को मिलता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को छोड़ के, क्योंकि मगरमच्छ में आपको कितने चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा? मगरमच्छ में आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3.5 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, एबीज में 4 चैम्बर, मैमल्स में 4 चैम्बर और रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर देखने को मिलता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले फिश में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ठीक है, कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। अगला क्वेश्चन, पीपा क्या है? पीपा सैलामेंडर है, टोड है, फ्रॉग है या फिर स्नैक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रॉग। पीपा क्या है? पीपा एक फ्रॉग है। इसको सूरीनाम टोड या फिर स्टार फिंक्स टोड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सूरीनाम में पाया जाता है, इसे सूरीनाम टोड या फिर स्टार फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मेढक के पैपडी कुल का सदस्य है या मुख्यतः बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, गुआना, सूरीनाम, पेरू आदि जगहों पे देखने को मिलता है। पीपा है क्या? एक फ्रॉग है। इसका और कॉमन नेम क्या है? सूरीनाम टोड या फिर स्टार विंग टोड। ठीक, ऑप्शन सी सही जवाब। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं DSSB बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन। DSSB PGT का जो एग्जाम डेट है वो आ गया है, कितना तारीख है? शायद 13 और 14 अप्रैल है। DSSB PGT बायोलॉजी का एग्जाम डेट 13 और 14 अप्रैल है। आप लोगों में से जो लोग फॉर्म फिल किए हैं वो लोग वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। PGT का भी आ गया है, उसका डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन PGT का जो डेट है वो 13 और 14 अप्रैल है। ठीक है, आपके लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसके लिए भी DSSB के लिए भी इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है द फुट ऑफ बर्ड्स हैज, पक्षी के पाद के होते हैं 3 अंगुलियां, 4 अंगुलियां, 5 अंगुलियां या फिर 1 अंगुली। पक्षी के जो फुट्स होते हैं उसमें कितनी फिंगर्स होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 फिंगर्स। पक्षियों में जो उनका अग्रपाद होता है, आगे वाला पैर होता है, वो पंखों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इनका दूसरा पैर होता है उसमें 4 फिंगर्स पाए जाते हैं, यानी 2 जोड़ी। अगर पेयर्स में पूछ लिया जाए तो 2 पेयर्स। ठीक है, कितने? 2 पेयर्स। ये क्या किस काम में आते हैं? तो ये इनको पेड़ों पर बैठने के लिए, जल में तैरने के लिए इनके काम में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राणी कभी भी पानी नहीं पीता है? ये भी देखिए DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कह रही हूँ, चाहे DSSB हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, GIC हो, LT ग्रेड हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों से है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे बॉटनी के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप उसको भी जरूर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा प्राणी कभी भी पानी नहीं पीता है? तो हम सभी को पता है कंगारू रैट, ये कभी भी पानी नहीं पीता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये अमेरिका में पाया जाता है। ये कंगारू की तरह दिखता है और लगभग 3 मीटर तक छलांग लगा सकता है। ये मरुस्थलीय स्थानों पर पाया जाता है और ये जीवन भर बिना पानी पिए रह सकता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है घुन, घुन आप लोगों ने नाम सुना होगा, घुन जो चावल वगैरह में लगता है, वो पानी नहीं पीता। उसी तरह कंगारू रैट जो है वो भी पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन, बोन मैरो इज एब्सेंट इन, बोन मैरो किसमें एब्सेंट होता है? बोन मैरो रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियन या बर्ड, किसमें एब्सेंट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीजीटी, बायोलॉजी और डी ट्रिपल एसबी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोन मैरो किसमें एब्सेंट होता है? तो ये बर्ड्स में एब्सेंट होता है। किसमें? बर्ड्स में एब्सेंट होता है। किसमें होता है? बर्ड्स में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा रेप्टाइल्स, फिश और एम्फीबियंस में बोन मैरो पाया जाता है। मैमल्स में भी बोन मैरो पाया जाता है। मैमल्स में आप लोगों ने देखा होगा ना, बोन मैरो नाम सुना होगा, किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, सुना होगा ना। प्राय पक्षियों में ये अनुपस्थित होता है क्योंकि पक्षियों की अस्थियां वायवीय अनुकूलन हेतु खोखली रहती हैं। अगर खोखली नहीं रहेंगी तो उनका वेट ज्यादा हो जाएगा और वो उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए पक्षियों में जनरली बोन मैरो जो है वो अनुपस्थित होता है। बाकी अगर बात करें बोन मैरो की, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कैसी? 2 प्रकार की। एक होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और एक होता है आपका येलो बोन मैरो। कैसा? येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करते हैं? रेड बोन मैरो नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो ये ब्लड के निर्माण में सहायता करते हैं। किसमें? ब्लड के निर्माण में। और अगर बात करें येलो बोन मैरो क्या करते हैं, तो ये जो येलो कलर होता है ना, इनमें फैट की वजह से आता है, क्योंकि ये फैट का स्टोर करते हैं, स्टोरेज ऑफ फैट के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इनका कलर येलो होता है। ठीक है, और ये ब्लड निर्माण करते हैं, इसलिए इनका कलर रेड होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बर्ड्स में बोन मैरो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, Which of the following is a function of air bladder? वायु आशय का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? मतलब एयर ब्लैडर का कौन सा कार्य नहीं है? श्वसन, साउंड प्रोडक्शन, बायोंट फ्लोट, ऑल ऑफ एबव। तो अगर हम बात करें एयर ब्लैडर की, तो ये मुख्यतः बोनी फिशों में देखने को मिलती है। झारखंड डाइट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एयर ब्लैडर किसमें देखने को मिलती है? बोनी फिशों में। और ये क्या करती है? बोनी फिशों के आहार नाल के ऊपर हवा से भरी एक गुहा होती है जो अधिक गहराई तक बायोंसी को नियंत्रित करती है, श्वसन तथा ध्वनि उत्पादन में भी भाग लेती है। यानी कि इसके जो कार्य है वो तीनों हो जाएंगे, रिस्पायरेशन, साउंड प्रोडक्शन और बायोंट फ्लोट। ये किसमें देखने को मिलती है? बोनी फिशेस में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एयर ब्लैडर से हो सकता है कि हम रिस्पायरेशन मार्क करके चले आए, लेकिन ये बायोंसी भी देती है और साउंड भी प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड डाइट पीजीटी बायोलॉजी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाल फिलहाल किसी भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है आयोग हमेशा प्रीवियस ईयर, किसी स्टेट के प्रीवियस ईयर उठाकर ही क्वेश्चन जो है रिपीट करता रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मछली की कौन सी संरचना मेढक के फेफड़े में समझाता है? गिल पाउच, स्विम ब्लैडर, स्टमक या फिर बुकलम्स। इसका सही जवाब हो जाएगा स्विम ब्लैडर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्विम ब्लैडर जो है ये मछली की संरचना है और ये मेढक के फेफड़े के समान होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मछलियों में पाया जाता है एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, ये ठीक उसी तरह दिखता है जैसे मेढक का फेफड़ा दिखता है। ओके, इसी को एयर ब्लैडर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पैरोटिड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन व्हिच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? पैरोटिड ग्लैंड किसमें पाया जाता है? छिपकली, टोड्स, कॉकरोच या फ्रॉग। पैरोटिड ग्लैंड किसमें पाया जाएगा? तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ना, ये विषैली होती है। पैरोटिड ग्लैंड हमेशा क्या होती है? विषैली होती है। तो आपको छिपकली जो है जनरली विषैला नहीं देखने को मिलता है। टोड्स, जिसे आप मेढक की एक प्रजाति मानते हैं, इनकी जो त्वचा होती है वो ऊपर से खुरदरी होती है। जो गंदा वाला मेढक होता है, पीली पीली ऐसे से उभार दिखती है उनके शरीर पे, यही पैरोटिड ग्लैंड का रूपांतरण होता है। ठीक है, और ये विषैली ग्लैंड होती है, ये टिम्पैनम के पीछे स्थित होती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किसमें पाया जाएगा? टोड्स में देखने को मिलता है। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जनरली लोग छिपकली मार करके चले आएंगे, लेकिन छिपकली इसका सही जवाब नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड विष को स्टोर करती है, अपने पास पॉइजन रखती है, और जनरली छिपकलियां पॉइजनस नहीं होती हैं। ठीक, पे देखिए टोड्स का बहुत प्यारा सा आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ये टोड है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे दिख रही है? इसका पैरोटिड ग्लैंड ये देखिए, ये इसके टिम्पैनम के ठीक ऊपर इसका पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, यही इसका पैरोटिड ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अब आप डायग्राम देख लिए ना, अब आपको पैरोटिड ग्लैंड जब आप कहीं आ जाएगा तो आपको ये डायग्राम याद आ जाएगा, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा ये फ्रॉग नहीं है, ये टोड है। ठीक है, क्या है? टोड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मछलियों में से
किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है? किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है? हिमनील, तूफा, टूना, टूना, मैकेरल या फिर हिल्सा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हिल्सा मछली, इसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण की क्षमता होती है। ये वातावरण से 30 से 40% ऑक्सीजन सीधा प्राप्त करते हैं। सॉरी, हाँ, इसका सही जवाब हिल्सा मछली। हिल्सा मछली में सबसे कम होता है। अगर सबसे अधिक पूछ ले तो हीम फिश में होता है, आइस फिश में सबसे अधिक होता है। कितना? 30 से 40% ये सीधे ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन हिल्सा मछली जो है ये जनरली बांग्लादेश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मछली है। इसमें एयर सैक का अभाव होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन बहुत कम धारण कर पाते हैं। इसीलिए जब हिल्सा मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये तुरंत ही मर जाते हैं, क्योंकि ये अपने पास ऑक्सीजन स्टोर करके नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि इनमें एयर सैक जो है वो जनरली नहीं पाया जाता है। ठीक है, और वहीं हीम फिश जो है, आइस फिश जो है, ये सबसे अधिक ऑक्सीजन अपने पास स्टोर कर लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेरिऑप्थैलेमस मीन विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिऑप्थैलेमस मछली के बारे में आपको बताना है। या पानी के अंदर डालने पे डूब जाती है? गलत है, कोई भी मछली पानी के अंदर डालने पे डूबती नहीं है। दूसरा, यह अपने अंश पंख से चल सकती है, यानी वॉक विद इट्स पैरोटल फिन, बिल्कुल सही बात है। पेक्टोरल फिन, बिल्कुल सही बात है। इलास्मो बैंकर फिश है, इलास्मो ब्रैंक फिश है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा और तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, रीनल पोर्टर सिस्टम इज एब्सेंट इन, रीनल पोर्टर सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? ऑप्शन, उभयचर यानी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या फिर बात करें मैमल्स, किसमें रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है? देखिए, जो मैमल्स होते हैं ना, उनका रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो गुर्दे में परिवर्तित हो जाता है, किडनी में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पूर्ण विकसित किडनी पाई जाती है। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम मछली, उभयचर्स में विकसित होता है, या तंत्र पक्षियों और सरीसृपों में भी पाया जाता है, सॉरी, लेकिन यह मैमल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? रक्त को गुर्दे की ग्लोमेरुली से पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस तक पहुंचाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग में आते हैं? तो चमगादड़ हम सभी को पता है ये मैमल्स में आते हैं। जीआईसी का सबसे इजी क्वेश्चन जीआईसी में पूछा गया, चमगादड़ किस वर्ग में आते हैं? तो ये मैमल्स में आते हैं। ये उल्टा लटकते हैं, उड़ते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए मैमल्स में आते हैं। पक्षियों की बात उड़ते हैं, लेकिन ये मेमोरी ग्लैंड पाए जाने की वजह से मैमल्स में आते हैं। अगला, मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं, मीठे जल की मछलियां किसका सामना करती हैं? जल अधिकता के खतरे का, जल की कमी के खतरे का, जल दाब की अधिकता के खतरे का, या फिर शर्करा के स्तर की खतरे का? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शर्करा के स्तर के खतरे का। मीठे जल की जो मछलियां होती हैं उनमें जनरली ग्लूकोज लेवल जो है वो कम रहता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीठे जल की मछलियां प्रायतः शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का सामना करती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में क्या सत्य है? आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में क्या सत्य है? तो आर्कियोपेट्रिक्स हम लोगों ने देखा था, इसे सरीसृप और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एडनर वैगनर ने इसकी खोज 1861 में की थी। अगला क्वेश्चन, एक स्तनधारी जो अंडे देता है, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो हम लोगों ने देखा था प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस या फिर इकाइडना, ये अंडे देता है, इन्हें ओविपेरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसकी अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, यानी हैवर्सियन सिस्टम किसमें पाया जाता है? हैवर्सियन सिस्टम मैमल्स में देखने को मिलता है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हैवर्सियन सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? मैमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मेढक और खरगोश की खोपड़ी, मेढक और खरगोश की खोपड़ी कैसी होती है? तो मेढक और खरगोश की खोपड़ी जो है वो डाइकॉन्ड्राइलिक होती है। कैसी? डाइकॉन्ड्राइलिक होती है। ना सिर्फ मेढक और खरगोश की, बल्कि मनुष्य और जितने भी अन्य स्तनधारी हैं सबके जो स्कल्स होते हैं वो डाइकॉन्ड्राइल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड डाइट में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लेनोग्लॉसस को सामान्यतः जाना जाता है, यानी ब्लेनोग्लॉसस को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लेनोग्लॉसस जो है ये किस फाइलम से संबंधित है? तो ये कॉर्डेटा के ही हेमिकॉर्डेटा या फिर सिफेलोकॉर्डेटा किसमें आता है? आप लोग बताइए, ब्लेनोग्लॉसस किससे संबंधित है? ब्लेनोग्लॉसस को सामान्यतः टंगवार्म के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर बेलनाकार होता है। प्रोबोसिस, इसका शरीर जो है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होता है। इसे टंगवार्म के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस सब फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, अगला,
विच एनिमल्स इज एग लेइंग मैमल्स, कौन सा प्राणी अंडा देने वाला है? तो अंडा देने वाला कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा था अंडा देने वाला कौन सा था, तो यहाँ पे तो प्लेटिपस दिया ही नहीं। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन दिया है डाइडेल्फिस, माइक्रोपस, टोरोपस या फिर टैंकीग्लोसस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टैंकीग्लोसस। टैंकीग्लोसस ये अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। ये ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ पक्षियों की पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक यानी कि जो कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के पंख पे ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो प्रीन ग्लैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीन ग्लैंड, या इन्हीं को यूरोपीजियल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑयल क्यों सिक्रेट करती है? जिससे इनका जो पंख है वो चमकदार बना रहे, और चमकदार के साथ साथ इस पर जल ना रुके, जल टिक ना सके। ऑयल से जल स्लिप कर जाता है ना, यानी कि ये जल अवरोधी बनाने के लिए ये इसमें ऑयल सिक्रेट होती है। इसी को यूरोपीजियल ग्लैंड या फिर प्रीन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूरोकॉर्डेट्स में उत्सर्जन होता है। यूरोकॉर्डेट्स में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यूरोकॉर्डेट्स में उत्सर्जन न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड तथा नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए फटाफट से खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेट्स में प्रजनन मुख्यतः होती है। हेमिकॉर्डेट्स में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। अभी मैंने आपसे पूछा था ब्लेनोग्लासिस किसका एग्जाम्पल है, तो इसी का एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेट्स का। ठीक है, ब्लेनोग्लासिस इसी के अंतर्गत आता है, हेमिकॉर्डेट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में किस प्रकार का ब्रिक पाया जाता है? यानी किडनी मछलियों में किस प्रकार की पाई जाती है? तो मछलियों में मेसोनेफ्रॉन्स किडनी पाई जाती है, मेसोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। टेडपोल लार्वा में प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, प्रोनेफ्रिक। और सरीसृप और पक्षी में और इसके साथ साथ स्तनधारी में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टर ऑफ। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें देखने को मिलता है? तो रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस हर्डमानिया में देखने को मिलता है। हर्डमानिया किसका एनिमल है? तो हर्डमानिया यूरोकॉर्डेटा से संबंधित है। इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। इसमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग जो है वो संकुचित होकर विलुप्त हो जाते हैं। इसी को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है? हर्डमानिया, बोट्राइलस, इसमें देखने को मिलता है और ये यूरोकॉर्डेटा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुत्ते का दंत सूत्र क्या है? यानी डॉग का डेंटल फॉर्मूला पूछा है। डॉग का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो डॉग का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 3142, एक मिनट लिख भी नहीं रहा, होता है 3142, 3142 अपॉन 3143, 3142 अपॉन 3143, ये जो है इसका डेंटल फॉर्मूला होता है। 3142 अपॉन 3142 ये किसका होता है? डॉग का डेंटल फॉर्मूला होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला, आप काऊ पूछ लिया, डेंटल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। काऊ का डेंटल फॉर्मूला पूछा है। काऊ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो काऊ का डेंटल फॉर्मूला जो होता है 1033 अपॉन जो है 0033 होता है। ये किसका होता है? काऊ का डेंटल फॉर्मूला होता है। एक मिनट रुक जाइए, काऊ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? काऊ का डेंटल फॉर्मूला होता है 0033 अपॉन 3133, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये काऊ का डेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही अगर आपसे हाथी का डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए, हाथी का क्या होता है? तो हाथी का डेंटल फॉर्मूला होता है 1003 और एक मिनट, हाँ 0003, ये हाथी का होता है। ठीक है, ये हाथी का होता है। बाकी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही आपको वही दे दिया, हाथी का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो हाथी का डेंटल फॉर्मूला 1033 अपॉन 0033, ये हाथी का डेंटल फॉर्मूला होता है। ये हाथी का हो गया। काऊ का क्या था? अच्छा, काऊ का था 0033 अपॉन 3133, ये काऊ का था। सॉरी, उससे भारी मिस्टेक हो गई। काऊ का जो था वो था 0033 अपॉन 3133, ये काऊ का था। और हाथी का क्या है? 1033 अपॉन 0033। रैबिट का क्या था? 3142 अपॉन 3143, ये रैबिट का था। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरुष हाथी के दंत होते हैं, पुरुष हाथी के दांत होते हैं मोलर, लोअर इंसिजर,
पुरुष अच्छा टस्क पूछा है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण बहुत गलत ही कर दिया है। टस्क यानी एलिफेंट का जो आगे वाला दांत होता है, जो बड़ा बड़ा 2 दांत होता है, ये किसका रूपांतरण होता है, कौन से दांत का रूपांतरण होता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिला है। तो जो हाथी का अपर इंसीजर होता है ना, ऊपरी कृंतक होता है, हाथी के टस्क जो होते हैं इसी का रूपांतरण होते हैं। हाथी का डेंटल फार्मूला क्या होता है, 1033/0033। ये एलिफेंट का डेंटल फार्मूला होता है और इसके जो टस्क होते हैं ये अपर इंसिजर के रूपांतरण होते हैं। ठीक है, अगला अच्छा अब यहाँ पे हमारा हर्डमानिया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हर्डमानिया यूरोकॉर्डेटा से संबंधित है। अब हम इसके ये भी कॉर्डेटा का ही मेंबर है लेकिन ये यूरोकॉर्डेटा का है। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे, हर्डमानिया ब्लेनो ग्लासेस वगैरह की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।